नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोगों की कल्पना से भी पहले शुरू हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइना बिफिडा की, और इसके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। जरा इस सवाल पर सोचिए। एक ऐसी स्थिति जो जिंदगी भर साथ रहती है, लेकिन उसकी शुरुआत तब हो जाती है जब किसी को ये पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। यही तो स्पाइना बिफिडा की सबसे कह सकते चौंकाने वाली सच्चाई है। और इसी वजह से इसके बारे में बात करना, इसकी जागरूकता फैलाना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से होता है। गर्भाधान के सिर्फ 28 दिनों के अंदर न्यूरल ट्यूब, जो आगे चलकर बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनती है, उससे पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। अगर किसी भी वजह से ये प्रोसेस जरा सा भी गड़बड़ा जाए तो स्पाइना बिफिडा हो जाता है, और ये सब कुछ एक सामान्य प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने से भी पहले हो चुका होता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये कंडीशन असल में है क्या, इसके 3 प्रकार कौन से हैं, इसका कारण, और सबसे ज़रूरी, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कि इसके साथ जिंदगी कैसी होती है, और आखिर में इसके इलाज और भविष्य पर नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्पाइना बिफिडा है क्या चीज़, इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक जन्म दोष है, मतलब जन्म से ही मौजूद एक डिफेक्ट। इसमें होता यह है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बन नहीं पाती, उसमें एक गैप रह जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है जो बाद में होती है, नहीं, ये विकास के बिल्कुल शुरुआती दिनों में होने वाली एक बनावटी, मतलब एक स्ट्रक्चरल गड़बड़ी है, जिसका असर जिंदगी भर रह सकता है। अच्छा, एक बात और, स्पाइना बिफिडा हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक तरफ ये इतना हल्का हो सकता है कि पता भी ना चले, और दूसरी तरफ ये बेहद गंभीर भी हो सकता है। तो आइए इसके अलग अलग प्रकारों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, स्पाइना बिफिडा के 3 मुख्य प्रकारों को समझने के लिए बस 3 बातें ध्यान में रखनी है। 1, क्या पीठ पर कोई थैली जैसी चीज दिख रही है। 2, क्या उस थैली में स्पाइनल कॉर्ड या नसें शामिल हैं। और 3, स्थिति कितनी गंभीर है। सबसे पहला और सबसे हल्का रूप है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, ओकल्टा यानी छिपा हुआ। इसमें रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा गैप तो होता है, पर बाहर से कुछ भी नहीं दिखता। अक्सर इसके कोई लक्षण भी नहीं होते, और कई बार तो लोगों को जिंदगी भर पता ही नहीं चलता। इसका पता अक्सर किसी और वजह से करवाए गए एक्सरे में अचानक चल जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, मेनिंजियोसील। इसमें पीठ पर एक तरल पदार्थ से भरी थैली साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस थैली में स्पाइनल कॉर्ड या नसें नहीं होती। वो अपनी सही जगह पर ही रहती हैं, इसीलिए सर्जरी के बाद आमतौर पर ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। और फिर आता है सबसे कॉमन और सबसे सीरियस टाइप, माइलोमेनिंगोसील। इसमें जो थैली बाहर निकली होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और नसें दोनों मौजूद होती हैं। इसके कारण नसों को परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिससे शरीर के निचले हिस्से में कमजोरी या लकवा जैसी जिंदगी भर की चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है, और वो भी एक बहुत ही आसान तरीके से। इसे ना एक जैकेट की जिपर की तरह समझिए। प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरू में ये न्यूरल ट्यूब एक जिपर की तरह बंद होती है, बीच से शुरू होकर ऊपर और नीचे की तरफ। अब सोचिए, अगर ये जिपर नीचे की तरफ बंद होते होते कहीं अटक जाए या पूरी तरह बंद ना हो पाए, बस जहां ये जिपर खुला रह गया वहीं पर स्पाइना बिफिडा हो जाता है। तो आखिर ये जिपर अटकता क्यों है? इसके ठीक से काम न करने की सबसे बड़ी और सबसे आम वजह क्या है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक बहुत ही साधारण से विटामिन की कमी, और वो है फोलिक एसिड। ये एक तरह का विटामिन बी है जो नई कोशिकाएं बनाने के लिए, मतलब शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जब प्रेगनेंसी की शुरुआत में कोशिकाएं बहुत तेजी से बन रही होती हैं, तब अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो ये न्यूरल ट्यूब वाली जिपर ठीक से बंद नहीं हो पाती। और वो जादुई नंबर क्या है? सिर्फ 400। जी हाँ, 400 माइक्रोग्राम। ये फॉलिक एसिड की वो मात्रा है जो बच्चा पैदा करने की उम्र की हर महिला को रोजाना लेने की सलाह दी जाती है। बस इतनी सी मात्रा एक बहुत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और इसका असर
वो तो कमाल का है। देखिए, सही मात्रा में फोलिक एसिड लेने से स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के 70% तक केसेस रोके जा सकते हैं। 70%। ये एक बहुत ही आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है बचाव का। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो स्पाइना बिफिडा के साथ जी रहे हैं। उनकी जिंदगी कैसी होती है, क्या-क्या चुनौतियां आती हैं और वो उनका सामना कैसे करते हैं। इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है। जैसे पैरों में कमजोरी या लकवा, जिससे चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। ब्लैडर और बावल पर कंट्रोल में समस्याएं आ सकती हैं। और तो और हड्डियों के आकार में भी बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना। इसके साथ अक्सर एक और बड़ी कंडीशन जुड़ी होती है, हाइड्रोसिफिलिस। आसान भाषा में कहें तो दिमाग में पानी भर जाना। इससे दिमाग पर दबाव बढ़ता है। इसके इलाज के लिए अक्सर एक शंट नाम की पतली ट्यूब डाली जाती है, जो इस एक्स्ट्रा पानी को शरीर के दूसरे हिस्से में निकाल देती है, जहां से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका इलाज कैसे होता है और आज के दौर में मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ इसका भविष्य क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है तुरंत होने वाला एक्शन, मतलब जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर एक सर्जरी की जाती है ताकि पीठ पर जो खुला हिस्सा है उसे बंद किया जा सके। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और दूसरा हिस्सा है जिंदगी भर चलने वाला मैनेजमेंट। इसमें डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट की एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी चीज पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, रोकथाम। जी हाँ, मेडिकल साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन स्पाइना बिफिडा के खिलाफ आज भी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार प्रिवेंशन ही है। फोलिक एसिड लेना, डॉक्टर से सलाह लेना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। और एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, सही देखभाल और सपोर्ट के साथ स्पाइना बिफिडा से प्रभावित लोग आज एक पूरी प्रोडक्टिव और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता भी अक्सर सामान्य होती है। आज फोकस उनकी विकलांगता पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत और उनकी जिंदगी की क्वालिटी पर है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब हमें ये पता है कि एक मामूली सा विटामिन 70% से ज्यादा मामलों को रोक सकता है, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अब चुनौती साइंस की नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की है। ये जानकारी उन सब तक पहुंचाने की है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।